नमस्कार मित्रों, मैं आलोक पांडे विद्यादान ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारा हिंदी का दूसरा पार्ट है और हिंदी के दूसरे पार्ट्स में हम लोग देखेंगे वर्णमाला। क्या देखेंगे? वर्णमाला। इससे पहले भी मैंने जो हिंदी के कुछ क्वेश्चन कराए हुए थे, कुछ बताए हुए थे, उससे रिलेटेड मैंने कुछ पीपीटी बनाया, क्वेश्चन कराने के लिए बनाया, उसको देख लेते हैं। एक बार रिवाइज करते हुए भी चलते हैं। हम लोगों ने देखा था सबसे पहले हिंदी क्वेश्चन के बारे में इसमें बताया गया था। दूसरा है हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग के बारे में बताया था कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, किसमें किया था? खाली के बारे में किया था। तबला और सितार के वादन के लिए जाने जाते हैं। अगला था व्याकरण के जनक, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो बताया गया था महर्षि पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण के जनक के बारे में बताया गया था, या फिर कहें आदि ग्रंथ क्या है, तो यहाँ पे बताया गया था अष्टाध्यायी, जो क्या लिखा हुआ है? व्याकरण के नियम उसमें लिखे हुए हैं। हिंदी व्याकरण के जनक के बारे में बताया जाए तो दामोदर पंडित जी हैं। अगला देखिए हिंदी के पाणिनि कौन कहलाते हैं? तो कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने क्या लिखा है? हिंदी व्यवहारिक भाष्य लिखा हुआ है। ये मैंने पढ़ा लिया था पहले ही आप लोगों को। हिंदी शब्द के बारे में बताया गया था किस धातु से मिलके बना हुआ है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, ये पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पहला वीडियो, आप लोग वहां से भी देख लीजिएगा। जो नए हमारे यूजर हैं, सब्सक्राइबर हैं, अगर वो देखना चाहते हैं कि हिंदी भाषा का पहला वीडियो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अगर भाषा की बात करते हैं तो मैंने ये भी बताया था कि भौतिक भाषा क्या, मौखिक भाषा क्या होती है, लिखित भाषा क्या होती है और सांकेतिक भाषा क्या होती है, उसकी मैंने डिस्क्राइब करके बताया भी था। अगले में जो है इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पे तैयार किया है और आप लोग बताएंगे उन क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हिंदी शब्द को किस नदी के नाम से लिया गया है? जो हिंदी शब्द है हमारा, वो किस नदी के नाम से लिया गया है? तो उसका सही आंसर होगा सिंधु नदी से लिया गया है। किस नदी से लिया गया है? सिंधु नदी से लिया गया है। इनके यही सही ऑप्शन होंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, ये सब कहाँ पंजाब में देखने को मिलेंगे। अमीर, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? अमीर खुसरो के किस रचनाओं में सर्वप्रथम हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया है? किस शब्द का उल्लेख किया गया है? हिंदी शब्द का उल्लेख किया गया है। इसमें चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला है खाली के बारी, नूर, सिपहल, और तीसरा है पहेलियां और मुकरियां। तो मैं बात कर दूं, खाली बारी जो होगा इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। आपको बताया गया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जो खाली बारी थी अमीर खुसरो की, ये क्या थी? एक शब्दकोश थी। क्या थी? शब्दकोश थी, एक शब्दकोश थी। और कितने भाषाओं का शब्दकोश था? फारसी, अरबी, अरबी और हिंदवी भाषा का शब्दकोश था। और इसमें क्या हुआ था? सबसे पहले जो हिंदी शब्द का प्रयोग आया था वो आया था किसमें? खाली बारी में। ये भी बताया गया था कि जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द है उसका कितनी बार आया था? 4 बार यूज किया गया था। और जो हिंदवी शब्द है, हिंदवी शब्द है उसका उपयोग 30 बार किया गया था। तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा यहाँ से कि ये इसका सही आंसर क्या होगा? खाली के बारी जो है अमीर खुसरो द्वारा रचित एक शब्द ग्रंथ है या फिर शब्दकोश है, उसमें जो है हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है तूती हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? हिंदी का तोता किसे कहा जाता है? ऑप्शन 4 आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है रसखान, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा है अमीर खुसरो और चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। ठीक है, तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा अमीर खुसरो। क्या होगा? अमीर खुसरो। अगर बात करते हैं कबीरदास की, तो कबीरदास जो है उनकी एक रचना है जिसका नाम क्या है? बीजक है। क्या नाम है उसका? बीजक है। अगर बात करते हैं तुलसीदास की, तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। रामचरित मानस लिखा है, मानस लिखा है, रामचरितमानस लिखा है। कमेंट करके आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि जो हमारे रसखान हैं
वो क्या लिखे हैं? अभी कमेंट करके बताइए, रसखान द्वारा जो रचित बुक है उसका क्या नाम है? अगला क्वेश्चन हमारा है, तबला और सितार वादन यंत्र के लिए जनक कौन है? जो तबला और सितार वादक यंत्र है उसके जनक कौन है? तो इसका भी सही ऑप्शन क्या होगा? अमीर खुसरो होगा। अमीर खुसरो जो है तबला और सितार वादक के जनक है। बिस्मिल्लाह खां की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां किसके जनक है? शहनाई के। शहनाई वादन के लिए जानते हैं इनको, शहनाई वादन में महारत हासिल है किसको? बिस्मिल्लाह खां को। बात करते हैं असद अली को, तो असद अली को रुद्रवीणा जो है ये बजाते हैं असद अली। और बात करते हैं सलीम अली को, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? ये एक पक्षी विज्ञानी है। क्या है? पक्षी विज्ञानी है और इनको बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भारत में इनको? बर्डमैन। बैटमैन मत बोल देना, कोई भी बैटमैन नहीं बोलेगा। कौन है ये? बर्डमैन है, BIRD, बर्ड चिड़िया वाला बर्डमैन। ठीक है, ये जो है इनको बर्डमैन के भी नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और पिछले क्लास में जो चीजें पढ़ाई गई हैं वो देखते ही आप लोग तुरंत ही ट्रिक कर देते होंगे कि हाँ इसका ऑप्शन ये है। ये होता है डेली रेगुलर क्लास करने का नतीजा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? तो मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा, संस्कृत क्या व्याकरण किसने लिखा था? संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था? संस्कृत व्याकरण किसने लिखा था? बताएंगे संस्कृत व्याकरण के जनक किसे बोलते हैं? तो संस्कृत व्याकरण की जो जनक है उनको क्या बोलते हैं? महर्षि पाणिनि। ठीक है, और इन्हीं के नाम पर हिंदी के पाणिनि का जो संज्ञा पड़ा है वो कामता प्रसाद गुरु को बोला गया है। किनको बोला गया है? कामता प्रसाद गुरु को बोला गया है। दामोदर पंडित की बात करें तो दामोदर पंडित हिंदी के व्याकरण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अष्टाध्यायी, मैं यहाँ पे एक चीज और मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई है, हिंदी के पाणिनि के लिए कामता प्रसाद गुरु और हिंदी व्याकरण के जनक दामोदर पंडित। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऑप्शन में भी मैंने इसीलिए दे दिया था कि हिंदी के व्याकरण के लिए दामोदर पंडित और जो हिंदी के पाणिनि के लिए किसे? कामता प्रसाद गुरु को जाना जाता है। और इन्होंने क्या लिखा था? हिंदी भाष्य नामक एक पुस्तक लिखी थी उसके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो बता दें आपको, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। ऑप्शन में आपको अश्वघोष दिखा होगा। अश्वघोष ने क्या लिखा था ये आपको कमेंट में बताना है। शूद्रक जो है उन्होंने क्या लिखा था ये आपको कमेंट में बताना है। और वात्स्यायन जो है क्या लिखे थे ये आपको कमेंट में बताना है, तुरंत बताना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ, अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है और हमारा जो नया चैप्टर शुरू होता है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। क्या स्टार्ट करते हैं? वर्णमाला। अगर ये देखिए यहाँ पर जो वर्णमाला है, ये वर्णमाला है, ये दो शब्दों से मिलके बना है, वर्ड प्लस क्या है? माला। ठीक है, ये है वर्ड और ये क्या है? माला। वर्ड क्या होते हैं? मैं वर्ड की बात करूं, वर्ड जो होते हैं यह स्वतंत्र ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। जो स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं जिनको किसी की सहायता से नहीं बोली जाती हैं और उनका कोई अगर लिखित रूप है या छोटी से छोटी जो इकाई है वही क्या कहलाएगी?
वर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। और माला का मतलब होता है एक व्यवस्थित समूह। क्या होता है? व्यवस्थित समूह। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं जो वर्णमाला है, क्या है? जो वर्णमाला है ये क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह है। वर्णों का व्यवस्थित समूह है। वर्णों का व्यवस्थित समूह है। और इसे हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। अभी आपके भी दिमाग में आ रहा होगा वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं। वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। जो वर्ण होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और जो ये अक्षर होते हैं वो वर्णों की सहायता से बने होते हैं। वर्णों की सहायता से बने होते हैं। वर्णों की सहायता से बने होते हैं। अगर मैं उदाहरण के लिए बता दूं तो जो अ है वो एक वर्ण है। जो ये क है ये एक अक्षर है। रीजन ये है, इसका कारण यह है कि जो ये क है एक अक्षर है और ये निम्न वर्णों से मिलकर बना है। किस किस वर्ण से मिलकर बना है? क और नीचे हलंत मतलब आधा क प्लस ये क्या हम बोलते हैं? अ। किससे मिलकर बना है? आधा क प्लस अ से मिलकर बना हुआ है, जो क्या कहलाता है? एक क अक्षर कहलाता है। जबकि जो ये वर्ण है ये पूरा क्या होते हैं? स्वर होते हैं। इन्हें किसी भी चीज की जरूरत, किसी से ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं तो ये जो क है ये वर्ण है और ये पूरा क जो होगा ये क्या होगा? एक अक्षर होगा। क्या होगा? अक्षर होगा। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है ये। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसमें, जो वर्ण विच्छेद होता है, वर्ण विच्छेद, उसकी सहायता से आप लोग वर्ण जो विच्छेद होता है उसकी सहायता से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि वर्ण और अक्षर में डिफरेंस। अगर हम लिखते हैं कलम और कलम का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? क ल ठीक है। वर्ण विच्छेद करने पे ये जो शब्द आ रहे, मतलब कि जो ये वर्ण आ रहे हैं उनकी संख्या देख रहे हैं कैसे बढ़ती जा रही है। और अगर अक्षर देखें तो इसमें 3 ही अक्षर आ रहे हैं, जबकि वर्ण विच्छेद करने पे इनकी संख्या कितनी हो जा रही है? 6 हो जा रही है। ठीक है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर मात्रा लगा हुआ देखिए, लिखा हुआ है रमेश, क्या लिखा हुआ है? रमेश। तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? र म। और अगर मात्रा आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? उसको ऐसे लिख दे ए श। ठीक है, रमेश। ठीक है। आशा करते हैं कि ये भी आपको वर्ण विच्छेद भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या जो है छोटी से छोटी इकाई होती है। जैसे कि अगर हम कोई चीज ध्वनि के आधार पर या फिर कहें मौखिक रूप से देखा जाए तो क्या उसकी छोटी से छोटी इकाई होगी। अगर लिखित रूप से देखा जाए तो हिंदी में छोटी से छोटी इकाई क्या होगी। अगर हम देखें भावार्थ के आधार पर देखें उसकी छोटी से छोटी इकाई क्या होगी। तो मैं इस चीज को
नोट कराते हुए चलता हूं। पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको इरेज कर रहा हूं या फिर नेक्स्ट स्लाइड ही ले रहा हूं। अगर बात करते हैं, हमारे एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भाषा की, जो भी मैं यहाँ नोट करूंगा उसको अच्छे तरीके से आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? मैं यहाँ पे आपको दो चीजें दे रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देते चल रहा हूं और आप लोग उसको बताएंगे कि क्या सही है। सॉरी, ये तो कलर आपको दिखेगा नहीं, विजुअल नहीं होगा। पहला है अक्षर या फिर मैं यहाँ पे ले लूं जो सटीक बैठ रहा है उसको वर्ड, और यहाँ ले रहा हूं ध्वनि। ठीक है, एक मैंने लिया है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, और इसमें दो ऑप्शन मैंने लिया है, एक लिया है वर्ड और दूसरा क्या लिया है ध्वनि। तो इसका क्या सही ऑप्शन क्या होगा? ध्वनि होगा, क्योंकि ये क्या बोला है, मौखिक और सबसे मौखिक इकाई की बात की है। किसकी? मौखिक, जो हम लोग बोल रहे हैं। तो वर्ड तो हम लोग लिखेंगे और जो ध्वनि होगा वो क्या कर लेंगे, बोल के भी बता सकते हैं कि उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वो ध्वनि होगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि होगी। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ठीक है, आप लोग बताएं कि भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई है वो क्या होगी। आप बताएंगे भाषा की सबसे छोटी जो है लिखित इकाई क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होगी वो क्या होगी? वर्ण होगी। क्योंकि जो वर्ण होता है वो स्वतंत्र होता है, लिखने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं क, अब क को इससे ज्यादा छोटा हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम करते हैं तो क का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं अ भी क्या है? वर्ण है। अगर अ को इससे छोटा करते हैं तो ये इसका अस्तित्व क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए भाषा की जो सबसे छोटी और लिखित इकाई होगी वो क्या होगी? वर्ण होगी। क्या होगी? वर्ण होगी। तीसरा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी, हाँ एक चीज और आप कमेंट में करके बताएंगे, एक चीज आप कमेंट में ये करके बताएंगे कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है। ठीक है, मैंने अभी बताया है और ये आप लोग कमेंट करके लिखेंगे भी कि अक्षर और वर्ण में क्या अंतर है, वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर इकाई पूछ दे या अंग पूछ दे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये लिखित है या फिर मौखिक है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है लिखित है या फिर मौखिक है, और पूछ दिया है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वर्ण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ण लिखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग ट्रिक लगा लीजिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अंग पूछता है और उसमें कहीं ये जिक्र ना किया हो कि
मौखिक की बात कर रहा है या लिखित की बात कर रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, उसमें वर्ड को ही सही मानेंगे। किसको सही मानेंगे, वर्ड को ही सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, अर्थ के आधार पर भाषा की, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर, देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई तो क्या होगा भाई, अर्थ किससे निकलता है, मतलब कि अगर हम एक परिभाषा पढ़े, अभी तो हम लोग सिर्फ वर्णमाला के बारे में पढ़ रहे हैं और वर्णमाला के साथ मैंने इस चीज को डाल दिया है कि एक साथ ही छोटी इकाई के बारे में, तो मैंने इसीलिए शब्द के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। शब्द जो होता है वो अर्थ के आधार पर वर्णमाला की या फिर हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हमारा सही क्या होगा यहाँ पर, शब्द, शब्द होगा। क्या होगा, शब्द होगा। जो शब्द होता है वो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन पूछता है, भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, सबसे बड़ा अंग क्या होता है, बड़ा अंग क्या होता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे क्या होता है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होता है, या फिर कहे भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है। क्या कहे, भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इकाई क्या होती है, क्या होती है। अब एक चीज बताएंगे, भावार्थ का मतलब हो गया हमारे मन के भावों का अर्थ, और मन के भावों का अर्थ जो है हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उसके लिए क्या है, शब्दों को पिरो के हम क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, और वाक्यों के द्वारा ही हम अपने भावार्थों को क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हृदय, हृदय, अगर मैं कोई चीज हृदय प्रफुल्लित है और इसको हम लोग डेरिवेट करना चाहते हैं, ये इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा हृदय बहुत ही खुश है। ठीक है, और हमने इसको किस माध्यम से बताया, कि इस वाक्य के माध्यम से बताया। किसके माध्यम से बताया, वाक्य के माध्यम से बताया। तो अगर हमारा क्वेश्चन अगर ऐसे बनता है कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वो क्या होगी, वाक्य होगी। इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ये नोट करते चलें। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, आशा करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला। और वर्णमाला में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे, और हमारे क्या है, अयोगवाह है, अयोगवाह है, उनको पढ़ेंगे। क्लियर है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, स्वर कितने होते हैं ये पढ़ेंगे, स्वर कितने तरीके के होते हैं ये पढ़ेंगे, स्वरों की संख्या क्या होती है ये पढ़ेंगे, अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह कितने तरह के होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने तरह के होते हैं। ठीक है, संयुक्ताक्षर कितने होते हैं, इन सब चीजों को हम अगले क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।